Namaste. I, Xavier Vijay Tripathi. I am working as an assistant professor in Department of Humanities and Social Science under the Faculty of Education and Methodology. आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करूँगा वो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के बीए बीएड फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट, साथ ही यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स और उसके साथ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट्स एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और भारतीय इतिहास में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है। इस टॉपिक का नाम है एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मैसूर वार और ये टोटल हुए थे 4। भारतीय इतिहास में लड़ा गया एंग्लो मैसूर वॉर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये 4 वॉर दक्षिण भारत में मैसूर नाम के प्रांत में लड़े गए थे। पहली जो वॉर लड़ी गई थी वो है 1767 टू 69। उसके बाद जो लड़ी गई थी 1780 टू 84 और उसके बाद जो लड़ी गई थी 1789 टू 92 एंड लास्ट में जो फाइनल जो वॉर हुई थी, बैटल हुई थी, वो हुई थी 1799 में। टोटल लड़ाइयाँ हुई 4। अब इस वॉर को एंग्लो मैसूर वॉर क्यों कहा जाता है? ये जो एंग्लो मैसूर वॉर है ये मैसूर राज और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ाई हुई थी। टोटल लड़ाइयाँ हुई 4 और भारतीय इतिहास में इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। हम इस युद्ध से हैदर अली, टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच हुए कॉन्फ्लिक्ट को समझते हैं और साथ में ये देखते हैं कि इस इम्पोर्टेंट बैटल और वॉर की क्या सिग्निफिकेंस रहे। एक बार हम मैप्स बनाते हैं और मैप में समझते हैं कि कहाँ है मैसूर और कैसे ये लड़ाई हुई। एक सिंबॉलिक मैप मैंने बना दिया। इसमें आपको सबसे पहले मैं दिखाऊंगा हैदराबाद। हैदराबाद और फिर आता है मैसूर, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार। ये है पौंडीचेरी और यहाँ पर है मद्रास। मैप में आप ये लोकेशंस देख सकते हैं। इस वाले तट को हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं और इस वाले तट को हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। ये है दिल्ली, जहाँ पर अभी नाम मात्र का मुगल सत्ता बनी हुई है, जो कि मराठों के कह सकते हैं कि मराठों के संरक्षण में है। और ये पूरा का पूरा एरिया इधर ये बंगाल अब पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में है और बाकी बचे हुए क्षेत्रों में मराठे हैं। कौन है? मराठे। आगे देखते हैं, कहानी में आते हैं कि कैसे ये युद्ध शुरू हुआ। अब जो मैसूर राज्य है आज वो कर्नाटक, आज वर्तमान में अगर देखें तो वो कर्नाटक का एक पार्ट है मैसूर, उसे तब मैसूर बोला जाता था। भारतीय इतिहास में 1565 में एक बैटल हुई जिसे हम बैटल ऑफ ताली कोटा के नाम से जानते हैं और ये बैटल हुई थी बहामनी एम्पायर और विजयनगर एम्पायर।
बहमनी और विजयनगर एम्पायर के बीच में हुई थी, जो भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी। बैटल ऑफ तालीकोटा में विजयनगर एम्पायर का पतन हो गया और उसके बाद विजयनगर के अवशेषों में, उस पूरे साम्राज्य के अवशेषों में कई छोटे छोटे अन्य राजवंशों का उदय हुआ। उन्हीं में एक राजवंश का उदय हुआ जिसे हम वाडेयार राजवंश के नाम से जानते हैं, वाडेयारा डायनेस्टी। वाडेयार राजवंश का उदय हुआ। ये वाडेयार राजवंश आज मैसूर यानी कि कर्नाटक का एक भाग हुआ करता था, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य कृष्णा नदी के दक्षिण के संपूर्ण क्षेत्रों में फैला था। कृष्णा नदी के दक्षिण में ही कर्नाटक या मैसूर राज्य भी आता है। वहीं पर विजयनगर साम्राज्य के खंडहरों से कई छोटे राज्यों का निर्माण हुआ, उनमें एक था वाडेयार राजवंश। इसी वाडेयार राजवंश में काफ़ी टाइम बाद आगे आने वाले समय में एक राजा हुआ और उस राजा का नाम था चिक्का कृष्णराज। इस वाडेयार राजवंश में एक शासक हुआ जिसका नाम था चिक्का कृष्ण राजा। ये हुआ एक रूलर। चिक्का कृष्ण राजा का जो रूल टाइम पीरियड है 1734 टू 61 है, 1761। और इस टाइम पीरियड तक इसने एक पपेट के रूप में रूल किया। पपेट कैसे? क्योंकि ये रूलर तो था, वास्तविक शासक तो ये था, लेकिन वाडेयार राजवंश को जो चलाने वाले दो लोग थे वो थे इसके दो मंत्री। उनमें से एक का नाम था नंदराज या फिर नंदाराज और दूसरे का नाम था देवराज। ये दोनों भाई सगे भाई थे और ये एक तरह से कृष्णा चक्रराज पर इन्होंने आधिपत्य जमा रखा था और पूरा का पूरा वाडेयार राजवंश इन्हीं के अधीन था और पूरी सत्ता इन्हीं के हाथों में थी, इन्हीं दोनों भाइयों के हाथों में। अब आप मैप में देख सकते हैं कि मैसूर है, मैसूर के उत्तर में शक्तिशाली मराठे हैं, बगल में निजाम का राज्य है जो कि एक मुस्लिम राज्य है, और दक्षिण भारत में पौंडीचेरी में, जो कि अभी अभी कर्नाटक की विभिन्न लड़ाइयों में फ्रांसीसी हार के सिर्फ पौंडीचेरी तक सीमित रह गए हैं, जो कि पौंडीचेरी 4 जिलों में विभाजित था, और बाकी दक्षिण भारत यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी में और इधर उनके ऊपर मुंबई प्रेसिडेंसी में ब्रिटिशर्स थे जो कि ट्रेड कर रहे थे। अब परिस्थितियां ऐसी थी कि मैसूर चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था, मतलब 3 तरफ से, ऊपर मराठे, और मराठे लगातार हमले मैसूर के क्षेत्रों में करते रहते थे। बगल में निजाम का राज्य था और निजाम भी कभी कभी हमले मैसूर राज्य में करता रहता था। दक्षिण में अंग्रेज थे जो विभिन्न तरह के दबाव डालते रहते थे। अब नंदराज और देवराज के कार्यकाल में मैसूर राज्य एक तरह से विभिन्न युद्धों में उलझा ही रहा और धीरे धीरे करके वो दिवालिया हो गया, करप्ट हो गया। उसकी जो आर्थिक हालत थी मैसूर की, वो एक तरह से आप समझिए कि अत्यंत खराब परिस्थितियों में पहुंच गई। इन्हीं परिस्थितियों में एंट्री होती है एक ऐसे व्यक्ति की जो भारतीय इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखाकर चला गया, जिसे हम हैदर अली के नाम से जानते हैं। देखते हैं हैदर अली कौन था, उसके लिए नई स्लाइड का प्रयोग करते हैं। हेडिंग डालते हैं हैदर अली। हैदर अली, और इसका जन्म हुआ था 1721 में। इतिहासकार कहते हैं कि ये अरबी मूल का था और अरबी मूल में कुरैश कबीले का था। वही कुरैश कबीला जिस कबीले से पैगंबर मोहम्मद साहब भी बिलोंग करते थे। कहते हैं किसी अज्ञात जगह में 1721 में इसका जन्म हुआ। इसके जो पिता थे वो दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में किसी एक राज्य में सैनिक हुआ करते थे। सैनिक के घर हैदर अली का जन्म हुआ। इसके जन्म से रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बस इतनी ही है जितनी मैंने बता दी। पढ़ाई लिखाई में इसका मन लगा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पढ़ लिख लिया वही सब कुछ है। बिना पढ़े लिखे भी ये काफ़ी गुणी और मेधावी था। कम उम्र में ही इसे विजयनगर वाडेयार राजवंश में नौकरी मिल गई और इसे अस्तबल के कर्मचारी के रूप में भर्ती किया गया। शुरू में ये घोड़े को चना खिलाना, चारे खिलाना, घास खिलाना और यही सब काम करता था।
जब वह वहाँ काम करता था तब उसने युद्ध के विभिन्न नियम कानून और दांव पेच सीखे। उसने घुड़सवारी सीखी और घुड़सवारी में पारंगत हो गया। यानी उसकी जो सबसे पहली जॉब थी वो थी हॉर्स मैन की। पहली जॉब थी उसकी हॉर्स हॉर्समैन की। धीरे धीरे उसने तीरंदाजी, भाला फेंकना, तलवारबाजी, दांव पेच, मल्ल युद्ध और साथ में घुड़सवारी की उसने जानकारी हासिल कर ली और इन सभी चीज़ों में वो पारंगत हो गया। धीरे धीरे अपनी योग्यता का परिचय उसने देना शुरू किया। योग्य व्यक्ति छुपा नहीं रहता, सूरज निकलेगा तो प्रकाश होगा ही। उसी तरह हैदर अली विभिन्न तरह के योग्यताओं का प्रदर्शन करते करते धीरे धीरे वो अपनी योग्यता से अपनी रैंक को बढ़ाता रहा और सेना के विभिन्न पदों पर पहुंचता रहा। एक तरफ मैसूर की हालात खस्ता थे, चारों तरफ से घिरा हुआ एक हिंदू राज विभिन्न युद्धों को झेल रहा था। उसकी आर्थिक स्थिति चौपट हो गई थी और नंदराज और देवराज के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। एक तरह से राजा पपेट था और वो किसी भी फैसले को लेने के लिए स्वतंत्र नहीं था, कोई भी डिसीजन वो नहीं ले सकता था। हैदर अली जो धीरे धीरे अपनी कूटनीति और चतुराई से सेना के विभिन्न पदों तक पहुंच चुका था और वो एक परिस्थिति एक टाइम ऐसा आया कि वो सेना का बन गया सेनापति। लास्ट में वो सेनापति बना और सेनापति रहते हुए 1761 में उसने तख्ता पलट कर दिया, यानी कि उसने रिवोल्ट कर दिया राज्य के साथ और 1761 में वो बन गया वास्तविक शासक। ही बिकेम रूलर ऑफ वाडेयार डायनेस्टी। कब? 1761 में। आ रही बात समझ? यहाँ तक आपने देख लिया। फिर से इसको एक बार बैक में चलते हैं कि तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य के खंडहरों में एक राज्य का उदय हुआ जिसे वाडियार राजवंश के नाम से जानते हैं। वहाँ एक शासक हुए काफ़ी टाइम बाद जिनका कार्यकाल 1734 से 1761 तक है। वो है चिक्का कृष्ण राज और उनके दो मंत्री जो पूरी तरह से शासन अपने हाथों में लिए हुए थे और चिक्का कृष्ण राज मात्र नाम मात्र के शासक थे। नंदराज और देवराज रूल कर रहे थे, लेकिन उत्तर में मराठे लगातार हमले कर रहे थे, पूरब की तरफ से निजाम और दक्षिण में अंग्रेज भी उनके ऊपर प्रेशर बना रहे थे। विभिन्न युद्धों में उलझे होने के कारण मैसूर राज्य की पूरी जो आर्थिक स्थिति थी चौपट हो गई। सैनिक शक्ति भी धीरे धीरे क्षीण होती गई। इन परिस्थितियों में एक व्यक्ति ने लाभ उठाया और जिसका नाम है हैदर अली। वो अपनी योग्यता से सेना में विभिन्न पदों को प्राप्त करते हुए एक टाइम पर सेनापति बन बैठा और जैसे ही उसे मौका दिखा उसने तख्ता पलट कर दिया और वो बन गया मैसूर का यानी वाडियार राजवंश का वास्तविक शासक। यहाँ तक आपने ये कहानी समझ ली है कि कैसे एक आम इंसान जो कि एक हॉर्समैन के रूप में शामिल हुआ था वो सेनापति बना और उसके किस्मत इतनी बढ़िया थी कि वो एक दिन वाडियार राजवंश का राजा यानी कि वहाँ का नायक बन गया या शासक बन गया। अब देखते हैं आगे। 1761 यानी 1761 ये वो काल है जब एक बैटल हुई जिसे हम बैटल ऑफ पानीपत या थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं। एक तरफ मराठे हैं और दूसरी तरफ है अब्दाली। मराठे जब अटक से कटक तक, एक टाइम ऐसा था जब मराठे पीक में थे और बाजीराव के द्वारा स्थापित किए गए मराठा संघों ने मिलकर एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। वो साम्राज्य दक्षिण में मैसूर यानी कर्नाटक से लेके पूरब में अटक तक और पश्चिम में पूरब में कटक तक और पश्चिम में अटक तक फैला हुआ था और इस टाइम पर मराठों ने मुगल सम्राट को भी संरक्षण दे रखा था। यानी कि जो मुगल सम्राट यानी मुगलिया सत्ता जो आज के भारत के लगभग तिगुने क्षेत्र पर रूल किया करती थी उसका बादशाह भी मराठों का संरक्षण लेके बैठा हुआ था। वो मराठे एक घनघोर युद्ध या फिर कहे कि भारतीय इतिहास का एक युग परिवर्तनकारी युद्ध जिसे हम पानीपत का तृतीय युद्ध के नाम से जानते हैं, इस युद्ध में मराठे हार गए और मराठों का काफ़ी नुकसान हुआ। इसमें काफ़ी मराठों के बड़े बड़े जनरल्स मारे गए जैसे विश्वासराव, सदाशिवराव और अन्य जनरल्स। इसमें एक ही व्यक्ति यानी एक जनरल बचकर आए थे जिनका नाम है महादजी सिंधिया।
महाजी सिंधिया ही एक व्यक्ति थे जो जिंदा बचकर लौटे थे, बाकी मराठा लगभग लाखों सैनिक मारे गए। कहते हैं कि मराठा साम्राज्य का ऐसा कोई घर नहीं था या मराठों का जहाँ से किसी ने अपने एक बेटे को या अपने घर के एक लाल को, एक चिराग को बुझते हुए ना देखा हो। महाजी सिंधिया वापस लौटे और कई जनरल्स और अपने भतीजे और अपने भाई और बेटे की मौत की वजह से बालाजी बाजीराव सदमे में उनकी मौत हो गई। मौत के बाद मराठे थोड़े से कमज़ोर हुए, लेकिन इस टाइम पे चूँकि बालाजी बाजीराव के बड़े बेटे विश्वासराव युद्ध में मारे जा चुके हैं, तो अब दूसरे बेटे जो हैं उनका नाम है माधव राव के नेतृत्व में मराठे तुरंत उठ खड़े हुए। उन्होंने इस हार को भुला दिया और उन्होंने 1762 से लेके 72 के कार्यकाल में, अपने 10 साल के इस कार्यकाल में, उन सभी खोए हुए क्षेत्रों को वापस जीता जो कि पानीपत के तृतीय युद्ध में उनके हाथ से निकल गए थे। साथ ही अन्य क्षेत्रों को भी उन्होंने जोड़ा और मराठा साम्राज्य फिर से एक बार उठ खड़ा हुआ। उत्तर में माधवराव की एक शक्तिशाली सत्ता स्थापित थी। मैसूर मराठों के हमलों से लगातार परेशान ही था। एक बार फिर आप मैप में देखेंगे कि मराठे यहाँ से लगातार हमले करते थे और मराठे हमले तब तक करते थे जब तक उन्हें मुंह मांगी कीमत नहीं मिल जाती थी। मराठे दो तरह के कर लेते थे, एक सरदेश मुखी और एक चौथ। सरदेश मुखी वो इसलिए लेते थे क्योंकि उनके कोई राज्य अगर हमलों से बचना चाहता है तो वो सरदेश मुखी दे, यानी अपनी कुल आय का 10वां भाग। और चौथ वो इसलिए लेते थे क्योंकि वो किसी राज्य पर अगर हमला कर दिए और वो उनके अधीन आ गया तो वो पूरे राजस्व का 4था भाग वो लेते थे। अब हैदर अली के पास विकट समस्याएं थी। ऐसा नहीं है कि वो शासक बन गया तो उसके लिए चीज़ें आसान है, उसके पास चुनौतियां बहुत है और बढ़ गई। एक तरफ माधवराव के नेतृत्व में और महाजी सिंधिया के नेतृत्व और नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठे एक अपनी खोई हुई अस्मिता को पुनः प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए वो अपना एक्सपेंशन साउथ में भी करना चाहते थे। और उनके सामने थे निजाम और मैसूर नाम के दो मुस्लिम राज्य। जो अभी हिंदू राज्य था वो मुस्लिम राज्य में कन्वर्ट हो चुका है। मराठे लगातार हमले कर रहे थे और माधवराव के नेतृत्व में इन्होंने मैसूर में 1764, 66 और 1771 पे लगातार ये हमले, बड़े हमले किए। कहाँ पर? मैसूर में किन किए? मराठों ने हमले किए। अब इन हमलों में हैदर अली को काफ़ी नुकसान हुआ। अब इसी बीच अब आते हैं कि एंग्लो मैसूर युद्ध की नींव, यानी कि ये कहाँ से आया, ये बीज कहाँ से बोया गया। तो देखते हैं कि दक्षिण भारत में मद्रास प्रेसिडेंसी थी। एक नए मैप में अब देखेंगे, एक बड़े मैप में समझेंगे। सॉरी, बहुत ही ज़्यादा बन गया ये। सिंबॉलिक मैप बना दिया मैंने। अब देखते हैं मैसूर, पहले देखते हैं कि ये निजाम का राज्य हो गया, ये मैसूर हो गया, सरकार यहीं पर हो गया पौंडीचेरी और यहीं पर हो गया मद्रास। ये मालाबार तट है। मैसूर राज्य का यानी हैदर अली जब शासक बना तो उसने सबसे पहले उसने ये देखा कि उत्तर से मराठे हैं, एक तरफ पूरब से उस पे हमला करने के लिए निजाम है और दक्षिण में अंग्रेज में मजबूत हो रहे हैं। तो इन सब समस्याओं से निपटने के लिए उसे एक मजबूत आर्मी चाहिए थी। अपनी आर्मी को मजबूत करने के लिए उसने फ्रांसीसी जनरल्स को अपनी सेना में भर्ती किया ताकि वे मॉडर्न कर सके। साथ में उसने बहुत सारे हथियार बनाने के लिए कंपनियां यहाँ पर लगाई। तीसरी चीज़, मालाबार तट से होने वाले संपूर्ण व्यापार पर मैसूर राज्य का कब्जा था और मैसूर राज्य के ही संरक्षण में फ्रांसीसी यहाँ से व्यापार करते थे, जो कि ज़्यादा लाभदायक था। अगर अरब देशों से या फिर यूरोप से व्यापार करना है तो फिर ये मालाबार तट से ही संभव है। तो ये वाले तट पे ब्रिटिश अपने जो कॉमर्शियल ट्रेड है उसको बढ़ाना चाहते थे, जिसके लिए मालाबार तट में उन्हें आसानी होती। इसलिए मैसूर उनके सामने एक बाधा बन के आ रहा था।
उन्होंने मैसूर से कुछ शर्तें मनवानी चाही, लेकिन हैदर अली ने उनकी शर्तें मानने से इनकार कर दिया। इन परिस्थितियों में अंग्रेजों ने एक तरफ मराठों से और दूसरी तरफ निजाम से संधि करने की सोची। चूंकि पूरी तरह से बंगाल जीतने के बाद उन्होंने काफ़ी बंगाल को लूटा और काफ़ी पैसे और धन अर्जित कर लिए। अब वो चाहते थे कि दक्षिण भारत में उनका एक्सपेंशन हो। वो कैसे संभव होगा? जब वो निजाम और मैसूर नामक दो राज्यों के साथ संधि या समझौते करे, या फिर डायरेक्ट इनसे बैटल लड़े, युद्ध लड़े और इन पर कब्जा जमा ले। इस बीच अंग्रेजों ने निजाम के साथ एक संधि की और उन्होंने कहा कि तुम्हारी विभिन्न परिस्थितियों में हम मदद करेंगे, बदले में तुम उत्तरी सरकार, ये नॉर्दर्न सरकार जो है, जिसे उत्तरी सरकार कहते हैं, ये हमें सौंप दो। उत्तरी सरकार हमें सौंप दो, हम तुम्हारी विभिन्न परिस्थितियों में, यानी कि जब भी तुम्हें मराठों का या फिर मैसूर राज का खतरा होगा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। निजाम का राज अब इतना पावरफुल रह नहीं गया था, इसलिए उसने अधीनता या संरक्षण स्वीकार कर ली। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने मराठों से, जो कि मराठे हैं, मराठों से उन्होंने समझौता किया और इन्होंने एक अलायंस बनाया। इस अलायंस में यह कहा गया कि मैसूर राज पर हमला करेंगे और साथ में मैसूर राज को जीतने के बाद, विभिन्न क्षेत्रों को जीतने के बाद आपस में बांट लेंगे। एक अलायंस बन गया। अब ये खतरे की घंटी थी हैदर अली के लिए। अगर हैदर अली इस अलायंस को तोड़ता नहीं तो शायद मैसूर राज बर्बाद हो जाता। मराठे शक्तिशाली थे, एक बड़ा राज्य निजाम का भी था, और अंग्रेज वो अपनी ट्रेंड आर्मी पर उनको काफ़ी भरोसा था। इस टाइम पर हैदर अली ने एक चाल चली और ये फर्स्ट बैटल शुरू हो गई। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट बैटल में, जो कि 1767 से 69 तक चली। फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। और यहाँ पर टीटी को तोड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी था। अब देखते हैं कि हैदर अली ने आगे क्या किया, कैसे उन्होंने मराठों को ब्राइब दिया और अपनी तरफ मिलाया, कैसे निजाम के साथ उसने संधि की, और फिर कैसे अंग्रेजों को अकेला करके उसने अचानक उनके ऊपर हमला किया और पूरे यहाँ तक स्थिति पहुँच गई कि उसने मद्रास के गेट पर जाके सीधा खड़ा हुआ और उन्हें मद्रास नाम की एक ह्यूमिलिएटिंग संधि करने के लिए अंग्रेजों को मजबूर किया गया और इसके तहत ये युद्ध खत्म हुआ। हालांकि ये जो युद्ध हुआ था इसको अंग्रेज भूल नहीं पाए। इसमें मिली हुई ये हार और इसमें मिली जो शर्मिंदगी पूर्ण उन्हें ये संधि करने के लिए मजबूर किया गया, अंग्रेज इसे भुला नहीं पाए और वो मौके का इंतजार करने लगे और तलाश करने लगे कि कब वो मजबूत होंगे और हैदर अली यानी मैसूर पर वो पुनः हमला करेंगे। इसमें आगे क्या परिस्थितियां बनती हैं, कैसे युद्ध होता है, हम अगले लेक्चर पर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना, धन्यवाद।